हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद आपके लिए लेकर आया हूँ शानदार टॉपिक साइंस में स्पेशल में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले हमने पार्ट 3 इस टॉपिक से बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वह लगभग 12 मिनट, 13 मिनट के ही वीडियो हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो हम चर्चा करते हैं अपने पार्ट 4 पर, मोशन में। तो देखिए, हमारा आज महत्वपूर्ण विषय क्या है? हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने प्रक्षेप्य गति तक हमने कवर कर लिया था वीडियो में। तो हम इसके आगे आज पढ़ेंगे क्षैतिज परास अथवा परास। उसके बाद पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, वह हम पढ़ेंगे। आवर्ती गति या सरल आवर्ती गति या सरल आवर्ती गति से संबंधित संकल्पनाएँ। तो हम चर्चा करते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय पर, क्षैतिज परास अथवा परास। देखिए, प्रक्षेप्य गति प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरल रेखीय गति की जाती है। पहला जो बिंदु होगा हमारा, उसे समझेंगे कि यक्ष अक्ष पर प्रक्षेप्य यक्ष अक्ष का एक समान वेग से क्षैतिज गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा बिंदु समझेंगे कि जब कोई वाई अक्ष होगा, उसके प्रक्षेप्य वाई अक्ष पर एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर गति करते हुए नीचे की ओर आ जाता है। कैसे होगा? कोई एक्स अक्ष होगा और कोई वाई अक्ष होगा, उससे ऊर्ध्वाधर गति करते हुए वह नीचे की ओर आ जाएगा। तो उसे हम क्या समझेंगे? प्रक्षेप्य गति के जो बिंदु होते हैं, वह हम समझेंगे इस मेथड से। आगे देखिए क्या है कि कोई कोई यक्ष अक्ष पर पिंड का वेग ए, यक्ष अक्ष के पिंड का वेग का त्वरण जो होता है वह शून्य होता है। ये आपको याद रखना है कि यक्ष अक्ष पर पिंड का त्वरण कितना होता है? पिंड का त्वरण कितना होता है? तो शून्य होता है, यह याद रखना है आपको। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है कि अक्ष पर पिंड का वेग जो वाई अक्ष पर पिंड के त्वरण के बराबर होता है, उसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो बिंदु होता है 0, वह प्रक्षेप्य बिंदु थीटा या प्रक्षेप्य कोण के रूप में वह क्षैतिज परास के अंतर्गत को दर्शाता है। बिंदु ओ से बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। ये समझिएगा, जो फिगर आपको दिख रहा है कि देखिएगा, कोई प्रक्षेप, ये परास है, एक प्रकार की लाइन है आपके पास एक लाइन है और यहाँ पर एक क्या होगा, परास गति से देखो एक फिगर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बना हुआ है फिगर, समझिएगा। कोई क्षैतिज परास, इस पर जो बिंदु होगा, ये बिंदु यहाँ पर क्या प्रदर्शित करेगा? तुम्हारे बाईं साइड यू कास थीटा, क्या यू कास थीटा प्रदर्शित करेगा, जिसे हम यू एक्स बराबर मानते हैं। और जो इसके सिंपलीफिकेशन पे होगा, 90 डिग्री का एंगल जब बनाएगा, तो यह यू वाई का रूप लेगा और यह यू साइन थीटा प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? यू साइन थीटा, जिसे हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। और जो इसकी श्रृंखला होगी लंबवत, उसे यूवी बराबर 0 से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसे जिसे प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई भी कहा जाता है। प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी प्रक्षेप गति का ए बिंदु तथा बी बिंदु के बीच को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? परास कहते हैं। और एक वस्तु से ए से बी तक की दूरी को ऊर्ध्वाधर में क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं? उड्डयन काल। जिस प्रकार यहाँ पर u cos थीटा बढ़ रहा है बाएं साइड, और यहाँ पर उसी लंबवत दिशा में उसी क्रमानुसार यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा u sin थीटा। क्या बनेगा? u sin थीटा। और यहाँ ऊपर भी क्या बनेगा? u कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है। इधर ऊपर जो होगा वो यू साइन थीटा होगा और नीचे की ओर जो होगा वो यू कॉस थीटा होगा। लेकिन
उसका अपोजिट यहाँ पर होगा u cos थीटा ऊपर तथा u sin थीटा नीचे। तो यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ध्यान रखना है और आप तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँगे जब आपको पता होगा कि ऊर्ध्वाधर की ऊँचाई से फेंका गया कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड u sin थीटा को दर्शाता है या u cos थीटा को दर्शाता है। आगे हम चर्चा करते हैं बिंदु पर प्रक्षेप्य बिंदु। प्रक्षेप्य बिंदु, 1 मिनट मार्कर चेंज करें, थोड़ा मोटा है। ध्यान दीजिएगा कि प्रक्षेप बिंदु जो है वह बिंदु जहां से प्रक्षेप फेंकी गई वस्तु की गति प्रारंभ होती है, उसका प्रक्षेप बिंदु कहलाता है। संलग्न आरेख में इसे O से दर्शाया गया है, इसे हम उड्डयन काल के रूप में भी जानते हैं। कोई वस्तु होगी आपके पास, आप यहाँ से किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो वह बिंदु जहाँ से फेंका गया, यह कौन सी गति कहलाएगी? प्रक्षेप। इसका बिंदु क्या कहलाएगा? प्रक्षेप कहलाएगा। आप जो वस्तु यहाँ से फेंकेंगे, तो यह बिंदु जो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? प्रक्षेप्य कहलाएगा। चर्चा करते हैं उड्डयन काल पर कि टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल किस समय को कहा जाता है। ये समझिएगा, प्रक्षेप्य द्वारा प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने तथा वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कुल समय प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। इसकी गणना अग्रलिखित सूत्र से की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? T टू यू साइन थीटा अपान जी। किस रूप में जानते हैं? T इज इक्वल, एक मिनट, टू टू यू साइन थीटा अपान जी के रूप में हम जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए क्या कह रहा है, प्रक्षेप द्वारा ये कोई बिंदु है आपके पास और आपने किसी वस्तु को फेंका, तो ये ऊंचाई तर करके यहाँ पुनः आई, तो इस वस्तु द्वारा फेंकी गई वस्तु और इसके नीचे तक आने के समय को, यहाँ से जो समय कन्वर्ट हुआ और यहाँ तक आने में जो समय लगा, उसे हम क्या कहेंगे? उड्डयन काल। क्या कहेंगे? उड्डयन काल हम कहेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, जो प्रक्षेप गति होती है, प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको थ्योरी सेक्शन इसलिए कराते हैं कि आपको टॉपिक्स वो अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी। अगला बिंदु देखिए, वह बिंदु जिस पर प्रक्षेप अपनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है, उसे प्रक्षेप पथ पर ए से दर्शाया जाता है। आपके एग्जाम्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा बिंदु होगा जिस पर प्रक्षेप अपनी महत्वपूर्ण है या उसे प्रक्षेप पथ पर दर्शाता है, उसे आप किससे दर्शाएंगे? तो कैपिटल ए से दर्शाएंगे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना अग्रलिखित सूत्र से की जाती है, इसको हम h इज इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g के रूप में हम जानते हैं। इसमें h इज इक्वल क्या होगा? h इज इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रक्षेप गति का वह सूत्र बताइए जो मीटर में व्यक्त करता हुआ ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो यह वही फार्मूला होगा, h इज इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अगला बिंदु देखिए क्या है, क्षैतिज परास अथवा परास, हॉरिजॉन्टल रेंज और रेंज। क्षैतिज परास अथवा परास, ये देखिए, प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपनी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी या टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसकी क्षैतिज परास अथवा परास कहलाती है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, उड्डयन काल कहलाया। कौन सा काल कहलाया? उड्डयन काल। लेकिन प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल दूरी कुल तय की गई कुल दूरी क्या कहलाएगा? क्षैतिज परास अथवा परास, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि परास को किससे व्यक्त करते हैं, तो कैपिटल आर से। ये याद रखना है आपको। अगला बिंदु देखिए कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री के दक्षिण कोण थीटा पर फेंका जाए, तो वह फिर अधिकतम संभव परास प्राप्त कर लेगा।
मतलब यदि आप 45 डिग्री के एंगल से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह अधिकतम संभव परास प्राप्त कर लेगा और वहीं पर आपने 90 डिग्री का फेंका, तो वहाँ कम परास प्राप्त करेगा, वहीं पर 60 डिग्री फेंका, तो वहाँ और कम प्राप्त करेगा। ये ध्यान रखना है आपको। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रक्षेप्य गति को कितने डिग्री एंगल से फेंका जाए कि अधिकतम संभव परास प्राप्त हो, तो 45 डिग्री एंगल से यदि आप किसी प्रक्षेप्य को या किसी पिंड को पृथ्वी के तल से फेंकेंगे 45 डिग्री एंगल से, तो जो प्रक्षेप्य कोण फेंका जाएगा, तो जो अधिकतम संभव परास होगा, वो इसी से प्राप्त होगा 45 डिग्री से। कितने से? 45 डिग्री से। नेक्स्ट बिंदु देखिए, क्या है समझना, जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। हम आपको चाहे तो शॉर्ट मेथड में वही क्वेश्चंस करा दें जो एग्जाम्स में पूछते हैं, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, आपको जानकारी भी ज़रूरी है। आप आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन कम, जो थ्योरिकल मेथड होता है, थ्योरिकल मेथड जो होता है, उसके बीच से क्वेश्चन उठा देते हैं, जिससे आपको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया ना। तो आपको थ्योरिकल मेथड में पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है, जिससे आपकी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएँ। जैसा कि मैं आपको इस मोशन टॉपिक को जैसे ही समाप्त करूँगा, वैसे ही मोशन टॉपिक्स के जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए जा चुके हैं, वो भी बताएँगे और जो इस क्वेश्चन बनने लायक होंगे, वो भी हम आपको एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कराएँगे, जो कि टेस्ट सीरीज़ लगभग 25 क्वेश्चन्स का होगा। यदि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन्स ऐड होंगे, तो वह हम पार्ट 2 कर देंगे उसका, तो ये ध्यान रखना है आपको और टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। और हाँ, यदि आपने इसके पहले जो पीछे वीडियो है मोशंस के, वो ना देखे हों, तो उसे अवश्य देखें। उसके बाद इस वीडियो को सीन करें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और वीडियो को पढ़ने में आनंद आएगा। तो हम चर्चा करते हैं पुनरावृत्ति के आधार पर जो गति के प्रकार होते हैं, वो आवर्ती गति पहला है। जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है, तो इसे आवर्ती गति कहा जाता है। वैसे कहते हैं कि एक आवर्त पूरा हो गया, एक आवर्त पूरा हो गया, मतलब एक निश्चित बिंदु से आकर एक वस्तु को पूरा करना क्या कहलाता है? एक आवर्त। मतलब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक निश्चित समयांतराल में, मान लिया आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप 5 मिनट्स में इस बिंदु से गए और पुनः इसी बिंदु पर पुनः आ गए, तो वह आवर्ती गति कहलाएगी। आगे देखिए बिंदु क्या कह रहा है, आवर्ती गति करने वाले पिंड द्वारा अपने पथ पर किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, उसका समयांतराल अथवा आवर्तकाल कहलाता है। वही बताया मैंने कि किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जो समयांतराल होगा वो फिक्स होगा, जैसे 5 मिनट्स या 4 मिनट्स, तो वह क्या कहलाएगा, उसका आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे समझिएगा उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, आवर्ती गति के जो प्रमुख उदाहरण हैं, ये देखिएगा कि घड़ी की विभिन्न सुइयों द्वारा की जाने वाली गति आवर्ती गति का सर्वाधिक सामान्य उदाहरण है। कोई भी देखिए गति होती है, क्या होता है, जो मिनट की सुइयाँ होती हैं, वह 1 मिनट का सफ़र तय करके पुनः उस पे आ जाती हैं, फिर 1 मिनट का सफ़र तय करके पुनः उसी बिंदु पर आ जाती हैं। जैसे कि इसमें सेकंड वाली सुई जो होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड में 1 मिनट या 60 सेकंड में मिनट वाली सुई 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में, तथा घंटे वाली सुई 12 घंटों में अपनी गति का पुनरावृत्ति करती है। जो मिनट वाली सुई होगी वह 60 सेकंड में टिक, 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 टिक करते हुए 60 सेकंड में वो अपना आवर्तकाल पूरा करेगी, और वहीं जब 1 घंटा होगा तो वह 60 मिनट करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करके 60 मिनट जब वह पूरा करेगा, तो 1 घंटे का आवर्त पूरा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक पुनः जो उसके बीच का समयांतराल होगा, वह एक आवर्तकाल कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है हमारा पृथ्वी की घूर्णन गति तथा सूर्य के चारों ओर की जाने वाले परिभ्रमण गति, दोनों ही आवर्ती गतियां हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्तकाल 24 घंटे है, जबकि परिक्रमण गति का आवर्तकाल 1 वर्ष लगभग 365 दिन होता है। आपको ध्यान रखना है कितना होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिभ्रमण गति, दोनों ही आवर्ती गतियां हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्तकाल 24 घंटे है, जबकि परिक्रमण गति का आवर्तकाल 1 वर्ष होता है। तो आपको यह वीडियो समझ में आ चुका होगा। और हाँ, मैंने क्या बताया आपको, यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं,
देखें कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और यह टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपको हम मिलते हैं इसी के पार्ट 5 में, वो एंड होगा जो मोशन टॉपिक को समाप्त करेगा। उसके बाद आप इन पाँचों वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद हम लेकर आएँगे जो अब तक के एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन्स हैं उन्हें, और जो क्वेश्चंस बनने लायक होंगे वो भी। तो यह क्वेश्चन 25 का टेस्ट सीरीज होगा जो आप ज़रूर देंगे, टेस्ट सीरीज ज़रूर देंगे और कवर करें कि आपने कितने क्वेश्चंस उतने किए हैं। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।